तो आगे चलते हैं और अब हम आगे से कंटिन्यू करते हुए अब इसमें 1-2 चीज़ें रह गई हैं। अब हमने देखना है कि इंटरनली जनरेटेड जो इंटैंजिबल्स होंगे, उनका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, हम उनको ज़रा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमने इंटैंजिबल्स एक्वायर की हैं बिज़नेस कॉम्बिनेशन में, हम उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हमारी इंटैंजिबल्स की एक्विजिशन की कि हम इंटैंजिबल्स कैसे खरीद सकते हैं, उसकी सारी कहानी जो है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। सारी कहानी जो है वो क्या हो जाएगी, हमारी पूरी हो जाएगी। फिर हम उसके बाद इसकी इम्पेयरमेंट, अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट को जो है वो डिस्कस आउट करेंगे और एट द एंड डिस्क्लोजर। उसके बाद हम जो हमारा SIC 32 है, इंटरप्रिटेशंस जो हैं उसको डिस्कस आउट कर रहे होंगे। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, हमने डायरेक्ट एक्विजिशन देख ली, हमने एक्सचेंज देख लिया, हमने अगर गवर्नमेंट ग्रांट से एक्वायर की हैं हमने वो भी देख ली। तो इंटरनली जनरेटेड हैं और हमारे पास जो है बिजनेस कॉम्बिनेशन में से अगर हमने कोई इंटैंजिबल्स वगैरह एक्वायर की हैं तो वो इसमें आ रहे होते हैं। तो अब इंटरनली जनरेटेड है और हमारे पास हैं जी बिजनेस कॉम्बिनेशन से एक्वायर किए गए। तो हम सबसे पहले ना डिस्कस करते हैं उन इंटैंजिबल्स के बारे में विच आर एक्वायर्ड थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन। जो हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन से एक्वायर किए हैं, हम सबसे पहले जो है वो बिजनेस उसकी बात करते हैं, क्या है और क्या नहीं है। आगे जाके आप पढ़ेंगे कंसोलिडेशन को, आगे जाके आप तफसील में पढ़ेंगे अबाउट द कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में आप ये चीज़ सीखते हैं, आप ये चीज़ देखते हैं कि पेरेंट ने जो है वो क्या की है, वो सब्सिडरी एक्वायर की है। जब सब्सिडरी एक्वायर करता है तो बेसिकली उसके एसेट्स वगैरह जो हैं वो आपने क्या किए होते हैं, वो आपने एक्वायर किए होते हैं। आपने उस सब्सिडरी के एसेट्स जो हैं वो क्या किए हैं, वो एक्वायर किए हैं। उसकी लायबिलिटीज़ जो है वो क्या की हैं, वो आपने एक्वायर की हैं। तो ये आपकी क्या है, बिज़नेस कॉम्बिनेशन। बिज़नेस कॉम्बिनेशन बेसिकली हमने जाके तफ़सील में कहाँ पढ़ना है, तफ़सील में जाके हम इसको डिस्कस आउट कर रहे होंगे जब हम कंसोलिडेशन पढ़ रहे होंगे, IFRS 3 पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे सिंपल एक असूल जो है वो ओवरराइड होगा IS 38 वर्सेस IFRS 3। तो वहाँ पे हम IFRS 3 जो है वो क्या करेंगे, उसको लेकर चल रहे होंगे। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन होता क्या है कि कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें एक्वायरर, और हमारे यहाँ पे जो एक्वायरर होगा वो कौन होगा हमारे लिए, यू कैन से डैट एक्वायरर जो है पेरेंट है जिसने उस ग्रुप को, उस सब्सिडरी को, उस कंपनी को ख़रीदा है, जिसमें वो बिज़नेस से कंट्रोल को हासिल कर रहा है, कंपनीज को बाय कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, बिज़नेस कॉम्बिनेशन कहते हैं। जब आप इनको बाय करते हैं तो आपकी कुछ इक्वेशन, आपकी कुछ अरेंजमेंट इस तरह से बनती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपनी ए है, कंपनी ए ने कंपनी बी को एक्वायर किया। क्या किया, कंपनी बी को एक्वायर किया। अब एक्विजिशन जो है वो है 70%। तो 70% को हम कहेंगे कि ये हमारा क्या होता है, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और 30% जो है ये उन्हीं लोगों की है जो पिछले शेयर होल्डर्स हैं। इसको हम क्या कह रहे होंगे, NCI कह रहे होंगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो इसकी तफसील जाके हम कहाँ पढ़ेंगे, कंसोलिडेशन में क्या होती है क्या नहीं होती। अच्छा, जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है अपनी, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो कंपनी ए कंपनी बी अपनी अपनी अलग तो बनाएंगी, लेकिन कंपनी ए और बी मिलके अपनी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना रहे होंगे। कंपनी बी की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंपनी ए की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन जब उसने एक्वायर कर लिया तो ये मिलके ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना रहे होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारी क्या है, ये हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब आप एक कंपनी खरीद रहे हैं, जब आप एक कंपनी के एसेट्स जो हैं वो खरीद रहे हैं, तो आप उसकी लायबिलिटीज़ भी अपने पास लेके आ रहे हैं, उसके अपने एसेट्स भी अपने पास लेके आ रहे हैं। तो फिर उसमें हमने जो एसेट्स वगैरह एक्वायर किए हैं, हम उनके कैसे अकाउंट फ़ॉर करेंगे, कैसे लेके चलेंगे, उसको हमने यहाँ पर देखना है। कि हमने अगर इस बिज़नेस कॉम्बिनेशन के तहत जो हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, अगर हमने इस बिज़नेस कॉम्बिनेशन के तहत कोई एसेट्स खरीदे हैं, तो हम उन्हें कैसे मेजर करेंगे, क्या उसका असूल होगा, वो देखते हैं। तो रिमेंबर,
हम इससे पहले जितने भी इंटैंजिबल्स पढ़ के आए हैं वो हम कॉस्ट पे मेज़र कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो मेज़र होंगे वो किसके ऊपर मेज़र हो रहे होंगे? फेयर वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर? फेयर वैल्यू के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कंपनी बी है। कंपनी बी के पास एक सॉफ्टवेयर भी पड़ा हुआ है और इस सॉफ्टवेयर की कंपनी बी ने कॉस्ट रखी हुई है 1 मिलियन। इसकी कैरिंग वैल्यू रखी हुई है उसने 7 लाख। कंपनी ए ने जब ये कंपनी बी को एक्वायर किया, जब ये खरीदा, तो उसकी जो डेट ऑफ एक्विजिशन होगी, क्या होगी? उसकी जो डेट ऑफ एक्विजिशन होगी, इस डेट ऑफ एक्विजिशन पे इस एसेट्स की क्या पता की जाएगी? फेयर वैल्यू। कि हम जो एसेट्स खरीद रहे हैं इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, क्या इसकी कीमत है, हम उसको क्या करेंगे देखेंगे। हम जाके मार्केट में इसकी कीमत लगवाते हैं। मार्केट में इसकी कीमत जो है वो है 12 लाख रुपया। तो जब ये हमें लग गई पता, तो जब हम अपने ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर लिखा जाएगा, वो कितने का होगा? 1.2 मिलियन का जो है वो शो किया जा रहा होगा। तो इंटैंजिबल्स की कॉस्ट क्या होगी? बेसिकली फेयर वैल्यू जो है वो हम क्या कर रहे होंगे? लेके चल रहे होंगे। हम भी फेयर वैल्यू क्यों लिखते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है। बिकॉज़ हम एक्वायर कर रहे हैं, मार्केट ट्रांज़ैक्शन हो रही है। तो हमें पता है कि यार ये एसेट की वैल्यू ये है, इतने का हम इसे क्या कर रहे हैं? एक्वायर कर रहे हैं और इस वैल्यू के हमें फ्यूचर बेनिफिट्स इनफ्लो हो रहे होंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम फेयर वैल्यू के ऊपर इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और जब हम फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब हम फेयर वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ आपने याद रखनी चाहिए कि ये फेयर वैल्यू जो है वो उसकी रिलायबली मेजरेबल होनी चाहिए। बिकॉज़ हम ये पढ़ के आए थे कि इंटैंजिबल्स का सबसे बड़ा जो है रिकग्निशन क्राइटेरिया वो क्या है? कि वो सेपरेबल होनी चाहिए या किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल राइट से क्या होनी चाहिए? वो एक्वायर होनी चाहिए। तो जब आप इसको एक्वायर कर रहे हैं, आप इस सॉफ्टवेयर को खरीद रहे हैं तो वाक़ई सेपरेबल भी है। कोई कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल राइट्स हैं जिसकी वजह से आपने सॉफ्टवेयर एक्वायर किया है। तो फिर हम देखते हैं कि जो हम वैल्यू मेज़र कर रहे हैं वो रिलायबली मेज़रेबल भी होनी चाहिए। फिर ही आप क्या करेंगे? फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेज़रेबल नहीं होगी तो आप कभी भी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फेयर वैल्यू जहाँ पे भी पूरे अकाउंटिंग में जहाँ पे भी फेयर वैल्यू का ज़िक्र होगा वहाँ पे रिलायबल मेज़रमेंट होनी चाहिए। या आपने जो वैल्यू की है वो रिलायबल हो, हवा में तीर नहीं है। उसके बैक एंड पे मार्केट डाटा, मार्केट सपोर्ट या वो अमाउंट हो जो मार्केट से क्या हो रही है, आपको रिकवर हो रही है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिलायबिलिटी कैसे एक्वायर होती है, ये हम जाके जाके डिस्कस आउट करेंगे। उसके बाद है ये एसेट्स जो आपने एक्वायर किए हैं, इनको फिर हमने रिकॉर्ड कैसे करना है? देखें, ये सॉफ्टवेयर किसका था? ये सॉफ्टवेयर जो है ये तो कंपनी बी का था। तो कंपनी बी जो है वो क्या करेगी? वो सेपरेटली जो है वो लेके चलेगी। लेकिन जब ग्रुप होगा तो ग्रुप इसको फिर कंबाइनली क्या करेगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं? हम इस इंटैंजिबल को ऑन कर रहे हैं। इसकी हम बड़ी ज़्यादा वर्किंग करेंगे कंसोलिडेशन में। जब हम कंसोलिडेशन में इनको एक्वायर करेंगे, हम वहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे होंगे, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इससे पहले हमने जितने भी देखे थे हम कॉस्ट पे मेज़र कर रहे थे, लेकिन जो बिज़नेस एक्विजिशन में हम खरीदेंगे वो किसके ऊपर मेज़र होंगे? वो हमारे फेयर वैल्यू के ऊपर मेज़र हो रहे हों। जैसे एग्ज़ाम्पल है कि कंपनी एक्स बायज़ 100% ऑफ कंपनी वाई। कंपनी एक्स ने 100% कंपनी वाई जो है वो खरीद ली है। कंपनी वाई ओन्स अ फेमस ब्रांड दैट लॉन्च्ड सेवरल ईयर्स अगो। कंपनी वाई के पास एक ब्रांड है जो काफ़ी अर्से पहले उसने लॉन्च किया था। द फेयर वैल्यू ऑफ ब्रांड हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 6 मिलियन एट एक्विजिशन डेट। तो क्या ट्रीटमेंट होगा? अब कंपनी वाई जिसका अपना ब्रांड है, हम ये पढ़ के आए थे एक्सेप्शन में कि कौन-कौन सी चीज़ें आई है सर्टिफिकेट में नहीं आती, तो ब्रांड तो नहीं आएगा, मैस्टर्ड तो नहीं आएँगे। ये आपके अपने हैं, आपके इंटरनली जनरेटेड गुडविल सारा कुछ नहीं आएगा, इसमें कवर नहीं हो रहा। ये हम बड़ा क्लियरली, बहुत ही क्लियरली पढ़ के आए थे।
तो कंपनी वाई इसको रिकॉर्ड नहीं कर रही, वो इसको मान ही नहीं रहे, उसके लिए एसेट ही नहीं है, बिकॉज़ सेपरेबल नहीं है, आइडेंटिफाएबल नहीं है। आपने ये अपना ब्रांड जो है किसी कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल कमिटमेंट से नहीं बनाया, आपके पास कस्टमर लिस्ट वगैरह हो गई है, तो ये कभी भी जो है आपके अपने ज़ाते डेवलप्ड हैं, आप इन्हें कभी भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। लेकिन ऑन अदर हैंड अगर देखा जाए, तो मैंने खरीदा है, मैं कंपनी एक्स थी, मैंने जाके खरीदे हैं, तो कंपनी एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेपरेबल है, इनकी वैल्यू है। मैंने इनको किसी कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल राइट से लिया है और मैं अब इनसे प्रोबेबल है कि जितने भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, वो सारे मैं इनसे कमा रहा हूँगा, तो मैं तो इसको रिकॉर्ड करूँगा। अब किसके ऊपर रिकॉर्ड करूँगा? जो उस दिन की फेयर वैल्यू होगी, वो 6 मिलियन है, उसके ऊपर क्या की जाएगी? रिकॉर्ड की जा रही हो। गॉट इट? सिम जैसे कस्टमर लिस्ट हो गई, आपकी अपनी कस्टमर लिस्ट है, आप उसको कोई वैल्यू प्लेस नहीं कर रहे, आप उसका एसेट नहीं मान रहे। पब्लिशिंग टाइटल हो गए, मैस्टर्ड हो गए, आप इनको टाइटल नहीं मान रहे, आप इनको रिकॉर्ड नहीं कर रहे, लेकिन मैंने खरीदे हुए हैं, मैंने जो बाय किए हुए हैं, तो मैं इन्हें क्या करूँगा? रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? हुँ, उसके बाद है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी आप एक्विजिशन कर रहे हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक एसेट है, वो आपने लेके चलना है। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जहाँ पे भी आप अपनी कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, जब एक चीज़ रिसर्च की फ़ेज़ में है, वो हमेशा एक्सपेंस आउट होती है। एक चीज़ जो आपकी रिसर्च की फ़ेज़ में है, वो हमेशा क्या होती है, वो आपकी एक्सपेंस आउट होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैं अब रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा रिसर्च के ऊपर खर्चा हो रहा है, मैं प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट में जाके उसको एक्सपेंस के तौर के ऊपर शो कर दूँगा। ये तो मेरे अपने थे। देखिए मुझे आज एक कंपनी आके एक्वायर कर लेती है और मैं उसको कुछ अपने एसेट्स ऐसे दिखाता हूँ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फ़ेज़ में है। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फ़ेज़ में है, उसको हम क्या करेंगे, उसका हमने ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे देखना है। कहते हैं द एक्वायरर पेरेंट, क्योंकि हमने सारा कुछ जाके एक कंसोलिडेशन में पढ़ना है। एक्वायरर हो गया, अगर उसने कोई ऐसा एसेट जो है वो ख़रीदा है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फ़ेज़ में है, तो वो उसको एज़ अ एसेट के तौर के ऊपर रिकॉर्ड करेगा गुडविल के अलावा, बिकॉज़ गुडविल सेपरेट आती है। और वो उसको अगर वो इंटैंजिबल एसेट की डेफ़िनेशन को मीट कर रहा है, मतलब प्रोबेबल है, अकाउंटिंग उसके इनफ्लोज़ जो हैं वो होंगे और उसकी वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप उसे क्या करेंगे, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो सवाल ये है एक्वायरी पेरेंट जिसने कोई भी ऐसा एसेट खरीदा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फॉर्म में है, क्या उसको रिकॉर्ड किया जाएगा? द आंसर इज़ येस, अगर वो एसेट की डेफिनेशन को मीट कर रहा है, पहली एसेट की डेफिनेशन को, तो उसके तमाम इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हैं, हमें मिलेंगे और उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती है, तो वो एसेट के रेफरेंस को मीट कर रहा है। और दूसरा वो आइडेंटिफाएबल है, आइडेंटिफाएबल जो IS 38 क्राइटेरिया है, जो हमने 2 टेस्ट पढ़े थे, वो आइडेंटिफाएबल है, उसकी कॉस्ट सेपरेबली मेजर हो रही है, हमने उसको किसी कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल राइट की तरफ से एक्वायर किया है, फिर हम क्या करेंगे, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो कोई वैक्सीन डेवलप कर रही है, वो उसके डेवलपमेंट की फेज़ में है और वो उस पे धड़ाधड़ काम कर रही है, मैंने वो कंपनी खरीद ली है। अब जब मैंने वो कंपनी ही खरीद ली, तो मेरे पास वो इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट अभी डेवलप हुई नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है, मैंने वो वाली वैक्सीन भी एक्वायर कर ली है। अब वो वाली वैक्सीन जो एक्वायर की है, अगर वो एस्ट्रा के रेफरेंस को फुलफिल कर रही है और आइडेंटिफाइबल है, तो मैं उस जो डेवलपमेंट की फेज़ में है, उसको भी क्या करूँगा, अपना एसेट जो है, वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गॉट इट? जैसे अ, कंपनी एक्स buys 100% of company Y and has spent 6 lakh on research and development product। ये कंपनी एक्स ने क्या किया है, कंपनी एक्स ने कंपनी वाई जो है वो खरीदी है 100%। कंपनी वाई ने 6 लाख रुपया जो है वो क्या किया है, वो लगाया हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर।
दिस अमाउंट हैज़ ऑल बीन एक्सपेंस्ड अंडर द IS 38। तो ठीक है, IS 38 यही कहता है कि जो भी खर्चा आपका रिसर्च में है, जब तक वो रिसर्च पूरी नहीं हुई, आप उसको एक्सपेंस आउट करो। तो कंपनी वाई ने ठीक उसको क्या किया हुआ है, एक्सपेंस आउट किया हुआ है, बिकॉज वो कैपिटलाइजेशन के क्राइटेरिया को ही मीट नहीं कर रहा। अब कंपनी एक्स ने इसको क्या किया है, खरीद लिया है। और कंपनी एक्स को लगा है पता कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है, इसकी फेयर वैल्यू जो है वो 5 लाख रुपया है। तो हमने इसका ट्रीटमेंट बताना है कंपनी एक्स के पर्सपेक्टिव पे, कंपनी वाई के पर्सपेक्टिव पे। पहली बात है, कंपनी वाई के पर्सपेक्टिव पे अगर देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्लियरली कहा गया है कि भाई इसे क्या करना है, आपने अपना एक्सपेंस शो करना है, तो हम इसे अपना क्या करेंगे, एक्सपेंस शो कर देंगे। ये कंपनी वाई के पर्सपेक्टिव पे, ये आपने खर्चा किया था। कंपनी एक्स के पर्सपेक्टिव पर देखें तो मैंने इस एसेट को ख़रीदा है, मैंने इस एसेट को एक्वायर किया है। क्योंकि मैंने इस एसेट को ख़रीदा है, एक्वायर किया है, आइडेंटिफाइएबल है, सेपरेबल है, एसेट की अगर डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहा है, तो मैं इसे क्या करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा, मैं इसको एसेट मानूँगा। किस वैल्यू पे, जो उसकी फेयर वैल्यू होगी, जो 5 लाख रुपया है, उस पे रिकॉर्ड करूँगा। अब हालाँकि खर्चा 6 लाख हुआ था, लेकिन मुझे फेयर वैल्यू कितनी मिली है, 5 लाख रुपया। तो मैं किसके ऊपर रिकॉर्ड करूँगा, 5 लाख के ऊपर जो है वो इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इज़ इट क्लियर? और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इन डेवलपमेंट होते हैं, एप्लीकेशंस इन डेवलपमेंट होती है, पेटेंट्स अंडर डेवलपमेंट जो है वो होती है। उसके अलावा जो वैक्सीन्स डेवलपमेंट में है, मेडिसिन्स अंडर डेवलपमेंट है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सॉफ्टवेयर हाउस हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ। मेरे लिए इस पे खर्चा हो रहा है, मैं उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी कंपनी बिक जाती है, कंपनी जो खरीदती है उसके लिए अगर वो एसेट के डेफिनेशन को पूरा कर रहा है, तो वो उसे क्या करेगी, रिकॉर्ड कर रही हो। इज इट क्लियर? थर्ड इसमें चीज़ जो आती है ना हमारे पास, वो है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायर्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने एक अंडर डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, एक अंडर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर था, मैंने उसको बाय कर लिया। क्या कर लिया, मैंने उसको बाय कर लिया, एक अंडर डेवलप्ड सॉफ्टवेयर था, मैंने बाय कर लिया। और मैंने उसको, वो मेरे एसेट के डेफिनेशन को फुलफ़िल करता था, मैंने उसको अपने एसेट के तौर के ऊपर क्या कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया। अंडर डेवलप था, रिकॉर्ड कर लिया। अब उसको बाद में खर्चे हो रहे हैं, कंप्लीशन करनी है, टेस्टिंग करनी है, तो बाद में क्या हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं। तो इन खर्चों का हमने क्या करना है, जो सब्सिक्वेंट होंगे, बाद में होंगे। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का पिछली वीडियो में रूल बताया था, अगर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, कैपिटलाइजेशन को, तो हम ऐड करेंगे, अगर नहीं करा तो एक्सपेंस आउट। और हमने कहा था अमूमी तौर के ऊपर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, हमारे एक्सपेंस आउट ही हो रहे होते हैं। वही है, द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दैट रिलेट्स टू एन इन प्रोसेस R&D प्रोजेक्ट एक्वायर्ड सेपरेटली और इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन and recognized as intangible asset and is incurred after the acquisition of the project shall be accounted for in accordance with IS 38 rules on research and development explained earlier। जो हम पहले पढ़ के आए थे उसके मुताबिक ही हम क्या करेंगे, हम इसको लेकर चल रहे हों। तो हमने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कशन जो है वो की थी। कहते हैं जी, कंटिन्यू द प्रीवियस एग्जाम्पल, ये वाली एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, इसी को साथ कंटिन्यू करते हुए वो कहते हैं, कंपनी एक्स ओन्स 100% ऑफ कंपनी, उसने इंटेंजिबल को कितने का रिकॉर्ड कर लिया, 5 लाख का रिकॉर्ड कर दिया। कंपनी वाई हैज स्पेंड अ फर्दर 1.5 लाख ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन। और ये अमाउंट सारी के सारी जो है वो क्या हुई है, वो उसने एक्सपेंस आउट की है, बिकॉज वो डेवलपमेंट फेज़ अभी हुई नहीं थी। तो सही कह रहा है वो, बिकॉज कंपनी एक्स के परस्पेक्टिव से ये खर्चा ही है,
और कंपनी वाई के पर्सपेक्टिव से भी, जिसने बेशक इसको एक्वायर किया था, ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, अगर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही, हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंस आउट ही करेंगे। जैसे एग्जांपल में क्या कुछ आएगा, क्लिनिकल ट्रायल होते हैं आफ्टर एक्विजिशन, कि अगर आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कोई ड्रग खरीद ली है, अब वो उसको पोस्ट एक्विजिशन को टेस्टिंग कर रहा है, उस पे खर्चे आ रहे हैं कि सही है कि नहीं है, जैसे ओज़ेम्पिक की टेस्टिंग हो रही है, तिर्ज़ेपेप्टाइड की टेस्टिंग हो रही है, तो बाद में हो रही है, खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस आउट करें। अपग्रेडेशन हो रही है, तो ये सारे खर्चे सब्सिक्वेंटली हैं, एक्सपेंस आउट होंगे। तो इस पूरे इंटैंजिबल में अगर आप पिछली वीडियोस कंसल्ट करेंगे, तो आपको बताया हुआ था सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्सपेंस आउट होता है। ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है। तो अगर आप इसको याद रखें पूरे रूल को, तो हमने जो बातें की हैं क्या, कि जब भी हम इनको एक्वायर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू पे जाएगा। जब हम किसी भी एसेट को एक्वायर कर रहे हैं, तो आइडेंटिफाइएबल होने चाहिए। गुडविल अलग है, गुडविल का ट्रीटमेंट अलग होता है, वो हम जाके आईएफआरएस 3 में पढ़ेंगे, तो हम कंसोलिडेशन पढ़ रहे होंगे। इंटरनली जनरेटेड आइटम खुद की हैं, आप उनको एसेट नहीं मानते, लेकिन अगर आपने खरीदी हैं, तो वो क्या होगा, आपका एसेट जो है वो बन रहा होगा। और आर एंड डी के ऊपर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होंगे, उनको भी हम क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट कर रहे हैं। ओके, तो ये इस पूरे रूल की समरी है। बिजनेस एंड कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाइएबल है, एसेट्स हैं इंक्लूडिंग आर एंड डी, आप इनको एसेट ही मानेंगे, किसके ऊपर, फेयर वैल्यू के ऊपर। गुडविल से इनको अलग लेके चलेंगे, और सब्सिक्वेंट कॉस्ट जो है वो क्या होगी, आपकी एक्सपेंस आउट हो रही हो। दैट वाज ऑल अबाउट द सब्सिक्वेंट एसेट एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, कि अगर आप बिजनेस कॉम्बिनेशन में एसेट एक्वायर करेंगे, तो उसका ये ट्रीटमेंट होगा, वो हमने यहाँ पे क्या किया है, डिस्कस आउट कर। सबको क्लियर है ये? इससे से रिलेटेड ना, अभी जो हमने पढ़ा है, हम एक पास्ट पेपर का सवाल देखते हैं। ये सवाल पास्ट पेपर का, और ये सवाल सारा इन बिजनेस एक्विजिशन और इससे ही रिलेट कर रहा है। कहते हैं जी, प्रिपेयर द लेजर अकाउंट, आपने लेजर अकाउंट बनाना है फॉर गुडविल एंड द ब्रांड शोइंग द इनिशियल रिकग्निशन एंड ऑल सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट। ठीक है जी। वो कहता है, Zokin Corporation is a multinational company. As a part of its vision to expand its business in South Asia, they purchase a 90% share of locally incorporated company. उन्होंने 90% शेयर्स जो है वो क्या किए हैं, वो एक्वायर किए हैं उस कंपनी के जो लोकली इनकॉर्पोरेटेड है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, मोमिन लिमिटेड इसका नाम है। फॉलोइंग आर द ब्रीफ डिटेल्स ऑफ इट्स एक्विजिशन, ये इसकी डिटेल्स हैं। डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जनवरी 2014 है। टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ मोमिन मिलियन का 500 मिलियन का है, 10 का एक है, इसका मतलब 50 मिलियन शेयर इसने इशू किए हैं। परचेज प्राइस पर शेयर जो है वो 30 है। ठीक है। नेट एसेट्स ऑफ मोमिन लिमिटेड एज पर 2013 ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 6.5 के हैं। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अदर देन इंटेंजिबल्स ऑफ मोमिन लिमिटेड जो है वो 1.1 वो है जी 1.1 बिलियन की है। मोमिन लिमिटेड हैज़ एस्टैब्लिश एन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम ऑफ बदर, उसने बदर के नाम से अपने प्रोडक्ट एस्टैब्लिश किए हुए हैं। ऑन बिहाफ ऑफ ज़ोक इनकॉर्पोरेशन, अ फर्म ऑफ स्पेशलिस्ट हैज़ वैल्यूड द ब्रांड नेम एज 100 मिलियन, एक फर्म ने उसके ब्रांड की वैल्यू कितनी लगाई है, 100 मिलियन, with an estimated useful life of 10 years at January 2000
इसकी लाइफ कितनी है? 10 साल है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द बेनिफिट्स विल बी स्प्रेड इक्वली ओवर द ब्रांड यूज़, मतलब आप बेनिफिट्स को 10 साल में लेंगे। एन इम्पेयरमेंट टेस्ट ऑफ गुडविल एंड ब्रांड वाज कैरिड आउट ऑन 31 दिसंबर 2014 व्हिच इंडिकेट 50 मिलियन जो है वो इसकी इम्पेयरमेंट हुई है। एन इम्पेयरमेंट टेस्ट वाज कैरिड ऑन 31 दिसंबर 2015 और इसमें 13.5 मिलियन डिक्रीज जो है वो भी आया है। हमने गुडविल का अकाउंट बनाना है, हमने ब्रांड का अकाउंट जो है वो बनाना है, और हमने इसकी एडजस्टमेंट जो है क्या करनी है, डिस्कस आउट करनी है। तो ये उसने हमें क्या किया है, सवाल बताया। तो ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। इनिशियल बिल कलेक्टर मैंने आपको बताया था, जब भी हमने गुडविल की बात करनी है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट वर्सेस नेट एसेट्स को कंपेयर करेंगे। अगर 100 की चीज़ है, 120 में ली है, तो जो 20 रुपये हमने एक्स्ट्रा पे किए हैं वो गुडविल के पे किए हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी गुडविल क्या है। हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वो कितनी है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे, हमारी आ जाएगी परचेज प्राइस। तो कैलकुलेटर निकालिएगा। आपने इसके 50 मिलियन शेयर थे, बिकॉज 500 का कैपिटल, 10 का एक शेयर था। 50 मिलियन शेयर्स हैं, आपने 90% लिया है, और 90% पे एक शेयर कितने का है आपका? है 30 का। एक शेयर कितना है? 30 का। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई रुपीज़ इन मिलियन में? रुपीज़ इन मिलियन में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई? 1350। 1350 की हमारे पास क्या आ गई? इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट की है। उसने कहा गुडविल के अलावा, अच्छा जो नेट एसेट्स हैं मोमेन लिमिटेड के वो 650 के हैं। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अदर देन इंटैंजिबल्स जो हैं वो हमारे पास ये हैं। मोमेन लिमिटेड ने कह दिया कि ब्रांड है वो कितने की है, यहाँ पर 100 मिलियन की है। ब्रांड कितने की? 100 मिलियन की, ठीक है। उसने हमें फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दी है अदर देन इंटैंजिबल, वो कितने की हैं? वो 1.1 की है। हमने कितने परसेंट एक्वायर की है? 90%। तो 110 का 90% में कितना बनता है? 990 आएगा। हम यहाँ पे इसमें से लेस करवा देंगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइएबल एसेट्स जो हमें पता है वो थे जी 11 के। हमने 90% लिया है, हम 90 को 90 से कंपेयर करेंगे। हम अगर इसको 100 से कंपेयर करेंगे फिर गलत हो जाएगा। 100 से कंपेयर करने के लिए हमें भी 100 चाहिए होगा। तो वो हम जाके कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे कि 100 कैसे होता है, कि हम कंट्रोलिंग इंटरेस्ट प्लस एन करते हैं तो हमारे पास 100 आता है। अगर हम अपना करें तो हम 90 है, तो हम 90 से ही क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ये कितना आएगा? ये आएगा जी हमारे पास 990। आप इसको यहाँ पे लेस करवाएं, कितना बनता है? 1350 में से अगर हम 990 लेस करवाएं, 360। इसमें से अब वो जो ब्रांड जो हमने एक्वायर किया है उसको लेस करेंगे। वो हम यही पढ़ के आए हैं, वो सेपरेबली उसको हमने अदर देन गुडविल ट्रीट करना है। अब ब्रांड की वैल्यू कितनी थी? 100 मिलियन थी। इसको हमने अलग ट्रीट करना है, 100, और हमारा कितना है? 90% है, तो ये कितना आ जाएगा? 90। 360 में से 90 के, तो हमारे पास आ जाएगी कि इसकी गुडविल कितनी बनती है? 270। हमने क्या किया, 270 पे इसकी गुडविल जो है वो क्या कर ली, रिकॉर्ड कर ली। क्या किया, 270 पे इसकी गुडविल जो है वो रिकॉर्ड कर ली। क्योंकि इसने कहा है लेजर्स बनाने हैं, तो हम यहाँ पे इसके लेजर्स जो हैं वो बना लेते हैं। जब हम लेजर्स की बात करेंगे तो गुडविल एसेट है क्योंकि हमने एक्वायर की है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी जी, जो उसकी डेट है हम 1 जनवरी को एक्वायर की है, तो वो हमने निकाली है 270 की। उसने कहा कि 31 दिसंबर को इम्पेयरमेंट हुई है 50 की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 31 दिसंबर को 50 की इम्पेयरमेंट यहाँ पे चार्ज कर देंगे, तो हमारे पास बैलेंस क्रेडिट बना देगा कितना, 220। एक साल हो गया, अगले साल का यही हो गया हमारे पास ओपनिंग बैलेंस। उसने फिर कहा इस साल
13.5 की जो है वो क्या हुई है, वो इम्पेयरमेंट हुई है। नहीं, ये गुडविल की इम्पेयरमेंट जो है 50 की थी, ये ब्रांड की इम्पेयरमेंट है। तो अगले साल 220 की है, तो उसके बाद भी हमारे पास बैलेंस कैरिड ऑन जो है वो 220 रह जाएगा। ये हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। ये तो होगी गुडविल की। अब हम आते हैं ज़रा ब्रांड के बारे में। हम ज़रा किसकी बात करते हैं, जो ब्रांड है उसने ब्रांड का अलग अकाउंट मांगा है, तो हम ब्रांड को अलग लेके चलेंगे। उसने ब्रांड को अलग मांगा मांगा है, तो हम क्या करेंगे, ब्रांड को अलग ही यहाँ पर अकाउंट फॉर करेंगे। हमने ब्रांड जो रिकॉर्ड किया था, वो हमने रिकॉर्ड किया 100 मिलियन का फेयर वैल्यू पे, ये आ गया। ब्रांड की लाइफ जो है वो 10 साल है, इसकी अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे, 100 को 10 पे डिवाइड किया 10 आ जाएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी अमोर्टाइजेशन, वो कितनी आ गई 10। तो हमारे पास कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई 90। अगले साल हम इसको करेंगे ब्रॉड डाउन, वो हो जाएगी हमारा 90, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर हम इसको अमोर्टाइज कर रहे हैं, हर साल इसकी फिक्स आ रही है। तो अगले साल इसकी अमोर्टाइजेशन कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। फिर अगले साल ही 13.5 की इसमें क्या हुई है, इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है। हम यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस लिख लेंगे 13.5। तो 90 में से अगर 23.5 जाए, कितना बचेगा बैलेंस कैरियर क्लोजिंग। ये बचेगा जी 66 पॉइंट। अब यहाँ पे अक्सर ये गलती होगी, जब बच्चा सवाल कर रहा होगा, बच्चा कहेगा कि जब हमने वो कैलकुलेशन की थी, जब हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे, गुडविल के लिए तो हमने ब्रांड को 90% लिया था, लेकिन जब हम लेजर बना रहे हैं, तो लेजर में तो हम फुल बना रहे हैं, तो सर लेजर पूरे एसेट का बनता है। गुडविल की कैलकुलेशन हम कर रहे होते हैं कि हमने कितना ऑन किया, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब लेजर बनाएंगे, तो कंबाइंड लेजर बनेगा, जिसमें टोटल अमाउंट रखेंगे 90% नहीं। हमने ग्रुप स्टेटमेंट्स बनानी है, हमने ग्रुप अकाउंट बनाने हैं, तो ग्रुप में हम इसको कर रहे होंगे। जब हम जाके आगे पढ़ेंगे कंसोलिडेशन, तो कंसोलिडेशन में हम पढ़ेंगे कि हम 90 और एनसीए के जब फैक्टर आता है, तो कैसे लेके चलेंगे इसको। बिकॉज देखें, इसमें जॉक के पास 90% है, लेकिन 10% भी किसी के पास है। तो अगर ये वाली गुडविल जो हमारी 270 की आई है, इसमें से 10% गुडविल किसी और की हुई है, तो वो हमने भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं की। वो जाके हम कहाँ पे सीखेंगे, वो हम जाके आगे कंसोलिडेशन में सीखेंगे क्या और किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आप कंसोलिडेशन पढ़ेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि यार हम किस तरह से इसको लेकर चल रहे हैं। तो ये सवाल था आपका, इज इट क्लियर। चलें जी। आगे बढ़ते हैं, और आगे जो सबसे एंड पे है ना हमारा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उसको डिस्कस करेंगे। इंटरनली जनरेटेड एसेट्स के हमने खुद जो बनाए हैं, इसको यहाँ पे लेके चलेंगे। इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक गुडविल है, एक है जी अदर देन गुडविल। इनको अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यू कैन से डैट जो सबसे ज़्यादा अहम, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो यही है। सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स, सबसे ज़्यादा गलतियाँ
सबसे ज़्यादा इश्यू बच्चों को इसी में आता है, तो इसको ज़रा हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं। दैट इज़ इंटरनली जनरेटेड आइटम्स, कि जो हमने खुद से बनाई हैं उसको हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे। अच्छा, जब भी हम कोई चीज़ बनाएँगे, जब भी हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करेंगे या जब भी हम कोई चीज़ लेके चलेंगे, तो मैन्युफैक्चर के वक़्त सवाल जो होता है रेज़, या अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ़ैसला किया, मैंने एक सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करवाना है, और वो सॉफ्टवेयर ऐसा हो कि जिसमें मैं अपने एम्प्लॉयज़ की जो आइरिस है, जो आँख है, उसको स्कैन करूँ, और वो उसको स्कैन करके मुझे उनकी एनर्जी का अंदाज़ा हो जाए। इसमें हम मशीन लर्निंग वगैरह इन्वॉल्व करेंगे। मैंने ये सॉफ्टवेयर को सोच लिया कि मैंने बनाना है, और इसको बना के इम्प्लीमेंट करना है। अब ये जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की बात आएगी, तो इन 2 फ़ेज़ेज़ हैं। एक है हमारे पास जिसको हम कहेंगे रिसर्च का फ़ेज़, और एक होगा जिसको हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट का फ़ेज़। मैंने तो फ़ैसला कर लिया कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। अब मैंने अपने सारे इंजीनियर्स बुलाए, मैंने कहा इस तरह का सॉफ्टवेयर बना दो। अब वो ये नहीं कहेंगे सर कल ही सॉफ्टवेयर बन गया, नहीं, वो क्या कहेंगे, पहले भाई वो देखेंगे, इस पे रिसर्च करेंगे, ये फिज़िबल है भी कि नहीं। अगर फिज़िबिलिटीज़ आएँगी, रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, फिर रिसर्च कंप्लीट होने के बाद में क्या किया जाएगा, दे विल मूव इनटू द डेवलपमेंट फ़ेज़। तो इंटरनली जनरेटेड का एक फ़ेज़ ये है, एक फ़ेज़ ये है। हमने देखना है कि किस फ़ेज़ में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, उसको हमने यहाँ पर लेकर चलना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इश्यू है, वो हमारे पास क्या है कि रिकग्निशन इश्यू। क्या है हमारे पास? रिकग्निशन इश्यू, कि हमने करना क्या है? बिकॉज़ आप खुद एसेट बना रहे हैं, आप खुद सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप खुद वैक्सीन बना रहे हैं, आप खुद मेडिसिन बना रहे हैं, आपने खुद कोई कॉपीराइट्स आपने खुद कोई ब्रांड्स जो हैं बिल्ड करनी है। अब सवाल, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम आएगी, इश्यू आएगा कि यार क्या ये हमारे एसेट्स जो हमने खुद डेवलप किए हैं, क्या ये एसेट के क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या इनको कैपिटलाइज़ करना है या नहीं करना? दिस इज़ द सवाल, दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ द क्वेश्चन, जो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रेज़ कर कर बैठे हुए हैं। बिकॉज़ जब हमने एसेट्स की बात की थी, तो बड़ी क्लियर बात की गई थी कि आइडेंटिफ़ाएबल होने चाहिए, कॉस्ट रिलायबली मेजर होनी चाहिए। यही प्रॉब्लम है इनमें, कि अगर हम खुद एक एसेट डेवलप कर रहे हैं, हम खुद से एक एसेट बना रहे हैं, तो वो तो आइडेंटिफ़ाएबल ही नहीं होता। वो तो हम खुद बना रहे हैं। हमने कोई उसका लीगली कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट ही नहीं है हमारे साथ, सेपरेबल भी नहीं है। कॉस्ट की मेजरमेंट रिलायबल नहीं है, खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा किए जा रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोटोटाइप बनाने में मेरा 1 मिलियन लगना था, लेकिन मैंने जान के उस मिलियन के ऊपर मैंने कोई 10 दिन खर्चा कर दिया कि ये भी करके देख लेता हूँ, वो भी करके देख लेता हूँ, ये भी करके देख लेता हूँ। मैंने रिसर्च में 10 मिलियन लगा लिया, जब रिसर्च में 10 मिलियन लग गया तो बाद में लगा कि उस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में मेरा खर्चा जो है वो कितना हुआ, 1 मिलियन का। तो क्या करना है? मुझे अब प्रॉब्लम है कि नहीं है? कॉस्ट की मेजरमेंट रिलायबल नहीं है, एसेट्स जो हैं वो आपके आइडेंटिफाइएबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ये प्रॉब्लम है। इसलिए हमने क्या किया है कि हमने इन एसेट्स को 2 फ़ेज़ेज़ में डिवाइड कर दिया है। एक है रिसर्च फ़ेज़, एक है हमारे पास रिसर्च फ़ेज़, एक है डेवलपमेंट फ़ेज़। हम इसको R&D कहते हैं। एक साथ ही पढ़ते हैं, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है, ये 2 सेपरेट रास्ते हैं। ये क्या हैं? 2 सेपरेट रास्ते हैं। टर्म एक ही है, R&D, जी हम R&D कर रहे हैं, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप अक्सर सुनते होंगे, इलॉन, वो जब ट्रम्प आया था कि जी इतने बिलियनेयर्स ने पैसे नहीं दिए, टैक्स नहीं दिया। एप्पल जो है वो टैक्स एवेड कर रहा है, बिल गेट्स जो है वो टैक्स एवेड कर रहा है, इलॉन मस्क जो है उसने टैक्स एवेजन की है।
वो क्यों रही? जब उनको पकड़ा कहते जी हम तो पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगा रहे हैं। आपके कानून ने कहा कि 50% आर-एन-डी में लगाएँ, हम तो 70% आर-एन-डी में लगा रहे हैं, टैक्स तो हमारा बंद है। तो आप आर-एन-डी का वर्ड बहुत सुनते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये एक वर्ड नहीं है, 2 अलग चीज़ें हैं, जिसको हम क्या करेंगे, लेके चल रहे होंगे। इनको हमने क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है कि रिसर्च का फ़ेज़ कौन-सा है, जिसमें हम मुख्तलिफ एवेन्यूज़ तलाश करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, वो तलाश करेंगे। और डेवलपमेंट का फ़ेज़ क्या है कि जब हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाए, फिर हम उस प्रोजेक्ट को बनाएँगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है, रिसर्च एक्सपेंस। जो रिसर्च के ऊपर खर्चा होगा, वो हमेशा एक्सपेंस आउट होगा और वो हमेशा किसका पार्ट बनेगा, वो प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है, वो बन रहा हो। वो क्या होगा, प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगा। एग्ज़ाम्पल है, एक कंपनी जो है, वो एक न्यू एल्गोरिथम जो है वो बना रही है एआई का। वो रिसर्च भी कर रही है और वो साथ-साथ डेवलप भी कर रही है। रिसर्च हो रही है पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर और डेवलपमेंट हो रही है उसको डिप्लॉय करने पे। तो हम इस पे डिफरेंशिएट करेंगे कि रिसर्च के ऊपर कितना खर्चा आया, जो रिसर्च पे खर्चा आएगा वो सारे का सारा एक्सपेंस आउट होगा, जो डेवलपमेंट पे खर्चा आएगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे फिर अपना क्राइटेरिया जो है वो देख रहे हों। तो बात करते हैं हम सबसे पहले रिसर्च की। रिसर्च क्या है? रिसर्च इज़ बेसिकली इन्वेस्टिगेशन, प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन। कि आपने फैसला किया था कि आप इस नॉलेज के ऊपर तहकीक करेंगे, उसका जायज़ा लेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उसके ऊपर फिर आपको जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उसको जाके आगे इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो इन्वेस्टिगेशंस वाला फ़ेज़ होता है, इसको हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। रिसर्च बड़ी महँगी होती है। जैसे क्या-क्या चीज़ें रिसर्च में आती हैं? आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं नॉलेज ऑब्टेन करने के लिए, आप एप्लीकेशंस की टेस्टिंग के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, आप उनके फाइनल फाइंडिंग्स के लिए जो है, वो क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं। आप अल्टरनेटिव मटीरियल, डिवाइसेज़, प्रोडक्ट, सिस्टम ये बना रहे हैं। फ़ॉर्मूलाज़, डिज़ाइन, इवैल्यूएशन सारा कुछ ये आप कर रहे हैं, ये आपकी रिसर्च कहलाती है। आपके ख़्याल से जो हर साल एप्पल जो है, वो अपना आईफ़ोन मार्केट में निकालता है, वो तो आपको एक मॉडल देता है, लेकिन उस एक मॉडल के साथ उसने उसके 5-6 प्रोटोटाइप्स बनाए होते हैं, उनको बनाते हैं, लाते हैं, टेस्टिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं। क्या ये चीज़ ठीक है? क्या ये चीज़ ठीक है? क्या ये चीज़ ठीक है? इस पे टेस्टिंग कर रहे हैं, इस पे टेस्टिंग कर रहे हैं, अवाम का फीडबैक ले रहे हैं। तो उसकी बेसिस पे वो एक ही चीज़ के 5-6 मॉडल सेलेक्ट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, फिर जो बेस्ट होता है वो क्या करते हैं मार्केट में लॉन्च करते हैं। अब उस रिसर्च के ऊपर खर्चा आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एप्पल ने सीरी 2.0 इंटीग्रेट की है, तो उस सीरी 2.0 इंटीग्रेट करने से पहले उन्होंने 2 साल उस सीरी की रिसर्च की है। उन्होंने देखा मार्केट में डिफरेंट एआई मॉडल्स जो हैं आ गए हैं, देयर इज़ चैटजीपीटी, देयर इज़ जेमिनी, देयर इज़ क्लॉड, देयर इज़ परप्लेक्सिटी, वो किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं। अब एप्पल का कंपटीटर एंड्रॉयड है, सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम एंड्रॉयड का है, एंड्रॉयड में जेमिनी इतनी अच्छी इंटीग्रेटेड है, एप्पल इंटेलिजेंस में नहीं थी। अगर किसी ने 2025 में यूज़ किया हो, 24 में एप्पल इंटेलिजेंस जब आ गया था तो बड़ा वर्स्ट था। तो फिर क्या किया कि दूसरे लोगों ने डिप्लॉय कर दिया, लेके चल गए हैं। अब एप्पल ने कहा मैं बीच का रास्ता निकालूँगा, मैं बेस्ट चीज़ लेके आऊँगा। उसने फिर डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी किया। उस डिफरेंट मॉडल्स के बाद उसने फिर क्या किया, जाके 1-2 साल की रिसर्च करके अब अपना सीरी 2.0 दे दिया। जो कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट एआई बेस्ड सिस्टम है जो किसी भी मोबाइल फ़ोन पे है। तो वो रिसर्च हुई, फिर वो आपके पास यहाँ पे आया। तो ये जो रिसर्च का खर्च फ़ेज़ होता है, ये जो रिसर्च का फ़ेज़ होता है, इसका कोई भी आप फ़ॉर श्योर नहीं कह सकते कि यार जो रिसर्च हुई है, इसके ऊपर हमारा आउटकम आएगा ही आएगा। आप रिसर्च करते हैं, सारा कुछ स्टडी करते हैं, फिज़िबिलिटी सारा कुछ बनाते हैं, आउटकम ही नहीं मिलता, फ्लॉप हो जाती है, चीज़ चलती नहीं है। तो जो रिसर्च का खर्चा होगा, जितना भी रिसर्च की फ़ेस के ऊपर खर्चा होगा, वो हमारा क्या होगा, वो हमेशा हमारा एक्सपेंस आउट हो रहा क्या होगा? हमेशा हमारा एक्सपेंस आउट हो रहा होगा। सबको क्लियर है ये?
फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं, वो वेरियस बीमारियों के इलाज के लिए वेरियस मेडिसिन्स जो हैं वो डेवलप करती है। हमें तो गोली मिल रही है। आज फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में आ गया कि वो जी टीका लगाओ ओज़ेम्पिक का वज़न कम कराओ। ये तो हमें आज लग गया पता, लेकिन वो तो आज मिला है। उस ओज़ेम्पिक तक पहुँचने पे कितनी रिसर्च हुई होगी? कितना खर्चा हुआ होगा? मिलियंस ऑफ रुपीज़ लगे हैं। वो मिलियंस ऑफ रुपीज़ लग के प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, प्रोडक्ट ई, प्रोडक्ट एफ सारा कुछ जो है वो डेवलप हुआ। सारा कुछ डेवलप हुआ। उसके बाद जाके प्रोडक्ट जो है वो मिला। तो वो उस प्रोडक्ट ए जो हम फाइनल कंज़्यूम कर रहे हैं, उसके तक पहुँचने से पहले जो इतने हमारे अखराजात हुए हैं वो रिसर्च के हैं, वो सारे क्या हो जाएँगे हमारे एक्सपेंस आउट हो जाएँगे। हम उन्हें कभी भी कैपिटलाइज़ नहीं कर रहे होंगे। इज़ इट क्लियर? रिसर्च हुई, बड़ी रिसर्च की आपने। अब रिसर्च के बाद डेवलपमेंट का फ़ेज़ है। या रिसर्च करके सारी नॉलेज इकट्ठी कर ली। अब उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए वो जिस चीज़ के बारे में आप रिसर्च कर रहे थे, नाउ इट इज़ द टाइम टू डेवलप दैट प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने रिसर्च की ए, बी, सी, डी, ई, एफ चूहों पे टेस्ट किया, बंदरों पे टेस्ट किया, जितने भी ह्यूमन जीनोम से क्लोज़ली रिज़ेम्बल्ड एनिमल्स थे, उन पे बेतहाशा टेस्टिंग की, वेरिएंट्स निकाले, सारा कुछ लैब टेस्ट करने कराने के बाद जब उनकी रिसर्च कामयाब हो गई, उन्होंने हाँ निकाल लिया कि यार ये एक गोली खाओगे तो तुम्हारा शुगर का मसला हल हो जाएगा। जब वो रिसर्च की फाइंडिंग आ गई, अब फ़ेज़ कौन-सी है कि जितनी वो रिसर्च की फाइंडिंग्स थी, जितनी भी नॉलेज आपने डेवलप की है विद ऑल टेस्टिंग एंड हाइपोथेसिस, अब आप इसको इस्तेमाल करेंगे और वो प्रोडक्ट जिसके बारे में रिसर्च कर रहे थे, वो क्या करेंगे? आप उसको अब बनाएँगे। विद इम्प्रूव मटीरियल, डिवाइसेस, प्रोडक्ट, प्रोसेसेस, सिस्टम आप क्या करेंगे? अब आप उसको लेकर चल रहे होंगे। दैट इज़ द डेवलपमेंट फेज़ कि अब हम चीज़ों को बना रहे हैं। रिसर्च पे खर्चा हुआ था, वो हमने क्या किया था? वो हमने एक्सपेंस आउट किया था। जो रिसर्च पे खर्चा हुआ था, वो हमने क्या किया था? वो हमने एक्सपेंस आउट किया था। डेवलपमेंट पे अब चीज़ें तैयार हैं। अब मुझे पता है कि मैं इस प्रोजेक्ट को बना लूँगा, मैं ये दवाई बना लूँगा, मैं ये प्रोटोटाइप बना लूँगा, मैं इसको बना भी लूँगा, इसकी कॉस्ट लायबिलिटी मेजर भी हो जाएगी, मैं इसको बेच भी लूँगा, मैं इसको एक्सपेंस आउट भी कर लूँगा, मैं इससे पैसे भी कमा लूँगा। अब वो डेवलपमेंट का फ़ेज़ आ गया। अब वो सॉफ्टवेयर बेचने का, अब वो दवाई बेचने का, अब वो पेटेंट बेचने का टाइम आ गया है। तो ये हमारा डेवलपमेंट फ़ेज़ है। कि ट्रीटमेंट क्या होगा वो ज़रा हम यहाँ पे आगे आगे डिस्कस करते हैं। और डेवलपमेंट फ़ेज़ की एग्ज़ाम्पल्स या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की एग्ज़ाम्पल क्या हैं? डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन या टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन एंड प्री यूज़ प्रोटोटाइप्स मॉडल्स। अक्सर देखते हैं कि वो आईफ़ोन की लीक्स आती हैं, आईफ़ोन 18 ये, आईफ़ोन 18 वो, आईफ़ोन 40 ये 18 वो। 3 साल से वो लीक्स आ रही हैं कि एप्पल अपना फ़ोल्ड बना रहा है, उसके प्रोटोटाइप्स बना रहा है, प्रोटोटाइप 1, 2, 3 जो है, पता नहीं किस तरह आईफ़ोन फ़ोल्ड आता है, अवाम को इसका जो है वो क्या है, वेट है। उसके अलावा आप टूल्स बना रहे हैं, आप मोल्ड्स मोल्ड्स कहते हैं वो सांचे वो बना रहे हैं कि अब हम प्रोडक्ट बना के बेचेंगे। आप डाइज़ बना रहे हैं जहाँ पे आप अपने नए प्रोडक्ट्स बना के बेचेंगे। आप कोई प्लांट, कोई स्केल, कोई फिज़िबिलिटी प्रोडक्ट्स जो है उसे क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं। आप अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स ही बना रहे हैं कि अगर ये प्रोडक्ट ना चला तो इसके बदले में हम ये चला लेंगे। तो अब आप इन चीज़ों के ऊपर क्या चले गए हैं, अब आप उनको डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये सारा कुछ हमारा क्या होता है, ये डेवलपमेंट में आता है। ये सारा हमारा किस में आता है, ये हमारा डेवलपमेंट में आता है। एक चीज़ याद रखनी है कि डेवलपमेंट फ़ेज़ जो है, वो आपका इंटरनल प्रोजेक्ट है। आप अभी खुद डेवलप करें, मार्केट में नहीं बेचा। तो एंटिटी उसके ऊपर खर्चा कर रही है। एंटिटी उसके ऊपर क्या कर रही है? खर्चा कर रही है। तो वो एक इंटैंजिबल एसेट के तौर पे अब यहाँ पे सवाल होगा कि वो इंटैंजिबल एसेट है या नहीं? बिकॉज़ हमें
ये तो प्रोबेबल है कि उसके फ्यूचर बेनिफिट्स, अगर दवाई बना ली उसके फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर सॉफ्टवेयर बना लिया उसके फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर कोई एआई का मॉड बन गया उसके फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर कोई प्रोटोटाइप बन गया, कोई मॉल्ड बन गया उसके फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे, तो हमें पता है कि हमें इसके बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे। अब सवाल ये है कि इसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन और वो जो क्राइटेरिया है इंटैंजिबल का, जिसमें सेपरेबल है, जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसे कैपिटलाइज जो है वो कर रहे होंगे। देखिए थोड़ा-सा हमने ना इस डेवलपमेंट के फ़ेज़ को कैपिटलाइज़ करने का ना क्राइटेरिया जो है वो निकाला हुआ है। अगर वो क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाए, तो हम इसको कैपिटलाइज़ करेंगे। अगर वो क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं होगा, तो हम कभी भी इसको कैपिटलाइज़ नहीं करेंगे। तो वो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है, जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस आउट करेंगे। अब वो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्या है कि ये कि जब आप डेवलपमेंट पे खर्चा कर रहे हैं, अब सवाल है क्या वो खर्चा कैपिटलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये 5-6 चीज़ें जो है वो हमने देखनी होती हैं। अगर इन सब का जवाब यस है तो ठीक है, अगर एक भी चीज़ रह गई, एक भी चीज़ रह गई, तो हम कभी भी उसको अपना एसेट जो है वो नहीं मानेंगे। अब वो कौन-कौन सी है? सबसे पहले है कि देयर इज़ अ टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल एसेट सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूज़ और सेल। ये जो आप चीज़ बना रहे हैं, ये टेक्निकली फिजिबल है कि आप उसे कंप्लीट करेंगे और कल को आप उसको बेचेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। मतलब आप जो प्रोटोटाइप बना रहे हैं, वो टेक्निकली पॉसिबल है कि वो चल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा फ्लाइंग कार्स बनी हैं, सुनते ही होंगे, कार्टून्स में देखा है, मूवीज़ में देखा हुआ है। देखा है कि नहीं देखा? कितनी ज़्यादा फ्लाइंग कार्स बनी हैं, लेकिन क्या चल रही हैं फ्लाइंग कार्स? बताएँ ज़रा, ऐज़ ऑफ़ नाउ क्या फ्लाइंग कार्स चल रही हैं? क्यों? बिकॉज़ वो टेक्निकल फिज़िबल ही नहीं थी। आप ज़रा कभी जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा कि दुनिया टाइम ट्रैवल के लिए कितना पैसा लगा चुकी है। हम टाइम मशीन बनाएँगे, हम वहाँ जाएँगे, हम टाइम मशीन बनाएँगे, वहाँ जाएँगे। प्रोटोटाइप्स बना के बैठी हुई है, लेकिन वो टेक्निकल फिज़िबल ही नहीं है, वो चल ही नहीं पाएँगे। इसलिए उसको कभी भी कैपिटलाइज़ नहीं करते। तो हम उस डेवलपमेंट को मानेंगे जो टेक्निकली फिज़िबल है, मतलब चलेगी, बेचेंगे, सक्सेसफुल होगी। आप खुद सोचें एज़ ऑफ टुडे अगर हम कोई टाइम मशीन बनाएँ, वो टेक्निकली फिज़िबल होगी? आंसर विल बी नो। टेक्निकली फिज़िबिलिटी देखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आईफ़ोन एप्पल वाले एक ऐसा फ़ोन बना लें, जिसको आप ऐसे ट्रंक कर लें, ओपन कर लें, वो सोच रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा। प्रोटोटाइप तो बनाए हुए हैं, लेकिन प्रोटोटाइप चल नहीं रहे होंगे, तो ये टेक्निकली फिज़िबिलिटी हमने देखनी होगी। उसके बाद सेकंड इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटैंजिबल एसेट और उसको बेचना भी। आपने सारी जो रिसर्च की है, अब रिसर्च करके बैठना नहीं है, कंप्लीट करना है। कि मैनेजमेंट ने फुल प्लान बना लिया कि हाँ जी हम इसको चलाएँगे, हम इसको बनाएँगे, हम इसको कंप्लीट करेंगे। सेकंड ये चीज़ होनी चाहिए। थर्ड एबिलिटी टू यूज़ और सेल द इंटैंजिबल। जो आप इंटैंजिबल एसेट बना के बैठे हैं, आप इसको चलाएँगे या बेचेंगे, सेलेबल होना चाहिए या इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आपने कोई मेडिसिन डेवलप किया है, बेच सकते हो। कोई प्रोटोटाइप डेवलप किया है, आप उसको लाइसेंस करके क्या करो, दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए दे दो। ये होना चाहिए। उसके बाद है कि द इंटैंजिबल एसेट विल जनरेट द प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। कि जो हम चीज़ बना रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि इससे मुस्तकबिल में पैसा हमें आएगा, हमें इससे बेनिफिट्स इनफ्लो होंगे, चाहे हम इसको खुद इस्तेमाल करें या बेचें, इससे पैसा आएगा। ये चीज़ इंटेंशन बीच में शामिल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एआई मॉडल को डेवलप हो रहा था, जैसे चैट जीपीटी बन रहा था, जैसे ये सारा कुछ बन रहा था, तो उनके माइंड में उस वक़्त जो है वो था कि हम फ्यूचर में इसको बेच पाएँगे। तभी जाके एनवीडिया का जो फाउंडर है, उसकी वो सुनिएगा कि जब इसने फर्स्ट टाइम जो अपना सुपर कंप्यूटर बनाया था,
तो इसका सेल ही नहीं हुआ था। तो इसको कॉल कहाँ से आई, इसी करी हम आपका कंप्यूटर जो है खरीदना चाहते हैं। ये बड़ा खुश हुआ कि मेरी पहली सेल होने लगी है। इसने कहा जी कंपनी कौन सी, कहा जी हम तो नॉन प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और उस एनपीओ का नाम जो है ओपन एआई था। ये 2016 की बात है। किसी ने दुनिया में सोचा भी नहीं था कि ओपन एआई के नाम की कोई कंपनी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन उनको पता था कि यार हम एक ऐसी चीज़ डेवलप कर रहे हैं, आज डेवलप करेंगे, कल को हम इसको बेचेंगे। उसी ओपन एआई ने काम करना शुरू किया, 8 साल लगाए, 8 साल लगाने के बाद उसने अपने आप को लॉन्च किया। आज उस ओपन एआई के उस प्रोजेक्ट को लोग चैट जीपीटी कहते हैं। अब खुद बताएँ, क्या ओपन एआई वो चैट जीपीटी को बेच के पैसे नहीं कमा रहा? क्या उसके सब्सक्रिप्शंस नहीं ले रहा? ये उनकी उस वक़्त मार्केट की स्टडी थी कि यार हम जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इससे पैसा कमाएँगे। या आप पैसा बचा भी सकते हैं। आप पैसा बचा भी सकते हैं। आप अपने कंपनी में रोबोट्स डेवलप कर रहे हैं। आप अपनी कंपनी में सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। आप अपनी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और आपको यकीन है कि इस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की वजह से आपकी कॉस्ट की सेविंग हो जाएगी, आपकी बचत हो जाएगी। आप इसको मानेंगे, आप उसको एग्री करेंगे, हाँ यार ये होना चाहिए। तो बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स कैश की फॉर्म में है, बेनिफिट्स सेविंग की फॉर्म में है, लेकिन ये बेनिफिट्स तो हैं। आप इनको क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज टू कंप्लीट द डेवलपमेंट और यूज और सेल द डेवलपमेंट। एक कंपनी के पास फंड्स हैं, कंपनी के पास पैसा है, कंपनी पे के पास स्किल टीम है कि वो इन्हें क्या कर सकती है, कंप्लीट भी कर सकती है, बेच भी सकती है, पैसे भी कमा सकती है, उसको बना सकती है, बनाने के पैसे भी पड़े हुए हैं। उसके बाद आखिरी है एबिलिटी टू मेजर रिलायबली द एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू द इंटेंजिबल एसेट ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। कि जितना भी खर्चा होगा उसकी रिलायबली मेजरमेंट भी हो सकती है। सर इतनी सैलरी एम्प्लॉयज़ को पे की है, इतनी डोमेन पे खर्चे किए हैं, टेस्टिंग, प्रोडक्ट्स, हंटिंग, सारा कुछ का खर्चा अगर रिलायबली मेजरेबल है तो देन यू कैन से कि अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो गए हैं, अब जो डेवलपमेंट फेज़ में खर्चा हुआ है उसको आप क्या कर सकते हैं, वो मान सकते हैं। अगर कोई भी ना हुआ तो नहीं मानेंगे। फॉर एग्जांपल कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं है, यू कांट रिकॉर्ड एज अ एसेट। आप इसको बेच नहीं सकते, यू कांट रिकॉर्ड इट एज अ एसेट। आपकी इंटेंशन टू कंप्लीट नहीं है, यू कांट रिकॉर्ड इट एज अ एसेट। टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं है, बाकी सारा कुछ हो गया है, यू कांट रिकॉर्ड इट एज एन योर एसेट। इज इट क्लियर? तो इसको याद करने के लिए ना, ये ये याद करने के लिए आप इसको याद कर लें, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए यही है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप आईएएस 38 पढ़ रहे हैं, आईएएस 38 में आप इंटरनली जनरेटेड एसेट्स में आए हैं, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आए हैं, रिसर्च तो एक्सपेंस आउट हुई है। जब आप डेवलपमेंट में आए हैं और डेवलपमेंट पे जो खर्चा हुआ है, अब सवाल है क्या उसको कैपिटलाइज़ करना है या नहीं करना? तो उसका जवाब है पायरेट, डाकू। अगर पायरेट है तो आपका खर्चा कैपिटलाइज़ होगा, अगर एक भी चीज़ मिस हो गई तो क्या होगा? एक्सपेंस आउट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकल जाएगा। तो क्या होना चाहिए? सारे के सारे जो हैं वो क्या करना चाहिए, पूरा होना चाहिए। अब पी से क्या बनेगा, प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी। आई से बनेगा इंटेंशन, इंटेंशन टू कंप्लीट, इंटेंशन टू यूज़। आर से बनेगा रेडी टू यूज़ और सेल, कि आप उसको फौरी बेच सकते हैं। ए से बनेगा एडवांटेज, के फ्यूचर बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट सेविंग, वो आएंगे। उसके बाद टी से बनेगा टूल्स एंड रिसोर्सेज, कि आपके पास तमाम रिसोर्सेज, ज़राए, वसाइल मौजूद हैं कि आप इसे क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे बनेगा एग्जैक्ट मेजरेबल, कि वो जो उसकी कॉस्ट है वो रिलायबली मेजरेबल है। तो अगर ये स्पायरल सारा पूरा हो गया तो आप क्या करेंगे कि आप इस डेवलपमेंट खर्चे को मानेंगे। एक भी चीज़ मिस हुई तो आप कभी भी डेवलपमेंट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। आप कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बना देंगे। ये मैं आपका शेयर कर दूंगा। आई गेस इससे ज़्यादा फिंगर टिप्स के ऊपर ये चीज़ नहीं हो सकती। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद छोटी सी बात है कि जो पास्ट एक्सपेंसेस, जो किसी भी इंटेंजिबल एसेट के ऊपर
जो माज़ी में आपने खर्चे किए थे, जिनको आपने एक्सपेंस आउट किया था, वो लेटर ऑन कभी भी कैपिटलाइज़ नहीं हो सकते। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। भई आप आज डेवलपमेंट फ़ेज़ में खर्चे कर रहे हैं। माज़ी में जो रिसर्च कॉस्ट बेयर की थी, आप किस चीज़ को कैपिटलाइज़ करना है, वो नहीं कर सकते। वो कैपिटलाइज़ नहीं। जो पास्ट एक्सपेंस हो गया वो एक्सपेंस है, वो लेटर ऑन कैपिटलाइज़ नहीं हो सकता। जैसे है कंपनी स्पेंड्स 1 मिलियन इन द रिसर्च एंड एक्सपेंस फेज़, लेटर प्रोजेक्ट कामयाब हो गया, ठीक है, कामयाब हो गया, लेकिन जो माज़ी में उसने 1 मिलियन लिखा था, वो कभी भी कैपिटलाइज़ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम इसका देखेंगे कंपैरिज़न टेबल। ये कंपैरिज़न टेबल ना दोस्तों आपने याद रखना है, बिटवीन रिसर्च फेज़ एंड डेवलपमेंट फेज़। वो क्या है कि रिसर्च फेज़ का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने क्या करनी है, आपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करनी है। डेवलपमेंट फेज़ पे उस नॉलेज को अप्लाई करना है और उस डिज़ाइन वगैरह करके स्पेसिफिक एसेट बनाना है। इसका आउटकम क्या है? इसके आउटकम में कोई स्पेसिफिक एसेट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसमें आप रिसर्च कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में हम बेनिफिट्स ले लेंगे। इसमें आउटकम क्या है कि हाँ, आपका एसेट बन जाएगा। अगर आपका एसेट बन गया, आप उससे बेनिफिट्स जो है कमा सकते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रिसर्च हमेशा एक्सपेंस आउट। डेवलपमेंट में ये क्या होगा, जब आपका पायरेट पूरा हो जाएगा, जब आपका पायरेट पूरा हो जाएगा, आप उसे कैपिटलाइज़, एक चीज़ मिस होगी, कैपिटलाइज़ नहीं करेंगे। एग्ज़ाम्पल, नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसके एग्ज़ाम्पल जो है, आप प्रोटोटाइप जो है, वो बिल्ड कर रहे हैं। तो सर इस फ्लो चार्ट को ना आपने अपने माइंड में रखना है। प्रोजेक्ट का स्टार्ट होगा, रिसर्च फेज़ सारा खर्चा, डेवलपमेंट का फेज़ जो है उसमें देखना है क्या हम रिसर्च और डेवलपमेंट को सेपरेट कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो एक्सपेंस है, अगर कर सकते हैं फिर कहानी आगे। फिर डेवलपमेंट में गए तो पायलट पूरा करवाना है, अगर पायलट पूरा हो गया तो कैपिटलाइज, अगर ना हुआ तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसको फिर एक्सपेंस आउट कर रहे हों। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं ज़रा आगे। सवाल है कि इसका हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो डिस्कस करने। Sinocare Limited starting R&D project for developing new product on 1st January 2011. The following expenditure was incurred on December 2011. The year end is 31 दिसंबर 2011. Research phase 1 million per month. Development phase April से लेकर अक्टूबर तक 1.5 million per month. The project become technically feasible on 31 अगस्त. प्रोजेक्ट इस दिन टेक्निकल फिजिबल हुआ when the initial patent was also submit for the registration. ठीक है, हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो बताना है। सर रिसर्च फेज तो आंखें बंद करके 1 मिलियन जनवरी फरवरी मार्च इंटू 3 करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर एक्सपेंस आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्सपेंस आउट कर देंगे। अब डेवलपमेंट फेज की बात करें तो वो अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक चली है, अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक चली है। लेकिन अगर आप देखें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 महीने डेवलपमेंट चल रही थी, लेकिन हमारा क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हो रहा था। हमारा क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हुआ। कितना खर्चा हुआ? 1.5 मिलियन। 1.5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ जाएगा? 7.5 मिलियन। तो ये जब तक वो हमारा क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, तो 7.5 मिलियन का खर्चा जो है, ये भी कहाँ चला गया? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर जो है, वो क्या हो गया? वो रिकॉर्ड हो गया। ठीक है? उसके बाद क्राइटेरिया कब पूरा हो गया? अगस्त में।
क्राइटेरिया कब पूरा हुआ? अगस्त के एंड पे। इसका मतलब सितंबर और अक्टूबर, ये हैं हमारे पास 2 महीने। जब पेटेंट्स हो गए, अब सारे हमारे क्राइटेरिया वगैरह जो हैं वो पूरे हो गए हैं। तो अब जो होगा खर्चा हमारा, जो 2 महीने का हुआ है, डेढ़ यहाँ पे, डेढ़ यहाँ पे, ये 2 महीने का क्या करेंगे हम? कैपिटलाइज़ करेंगे। मतलब इस इंटैंजिबल एसेट को हम 3 के ऊपर क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो ये प्रीवियसली डेवलपमेंट पे खर्चा हुआ था, वो एक्सपेंस आउट होगा। हम इसको बाद में एसेट कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। जब वो सारा डेवलपमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, उसके बाद कंप्लीशन तक जो खर्चा हुआ, हमारा डेवलपमेंट का क्राइटेरिया कब खत्म हुआ? अगस्त में। तो सितंबर अक्टूबर उसमें हमारा कंप्लीट हो गया। उस डेवलपमेंट 2 महीने में जो खर्चा हुआ था, उसको हमने क्या किया है, यहाँ पर कैपिटलाइज जो है वो कर दिया। इज इट क्लियर? चलते हैं वापस। काउंटिंग इज ईजी, काउंटिंग इज वेरी इजी, अगर पढ़ाने वाला बंदा मेहनती हो। देयर वर टू प्रोसेस के हम इसे किताब से पढ़ते, लेकिन आई जस्ट डिसाइड किया थोड़ा सा किताब से हटते हैं, थोड़ा सा ना इसको हम वो करते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। क्यों भाई, मज़ा आ रहा है? मैं सोच रहा हूँ इन्हीं इसको ना प्रिंट करवा कर ना कलर किताब ना छाप दूँ अपनी, इसी सब इन्हीं सब चीज़ों को। हुँ, उसके बाद है कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली जनरेटेड इंटैंजिबल एसेट्स। ये जो हमारे इंटरनली जनरेटेड इंटैंजिबल एसेट्स जो हैं, उसकी कॉस्ट किस तरह से आएगी, क्या कुछ उसमें आएगा, वो हमने यहाँ पे देखना है। तो वो जो हम पढ़ के आए ना, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, वो ही सारा कुछ इसका बनेगा। क्या? जितनी भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगी वो। अब कब से? फ्रॉम द डेट व्हेन द इंटेंजिबल एसेट्स मेट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। और डेवलपमेंट के लिए रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या था? पाई रेट। जिस दिन पायरेट पूरा हो गया, अब आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो उस दिन के बाद से जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, 1 2 3 4 माह लगे, खर्चा क्या करो आप उसमें ऐड कर दो। अभी इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल जो है वो करवाई है। अब इसमें कॉस्ट में क्या कुछ आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सर्विसिंग आ जाएगी, जो यूज़ हो रही है इंटैंजिबल एसेट को जनरेट करने में, जैसे केमिकल यूज़ हुआ, ड्रग फार्मूला वगैरह इस्तेमाल करने में। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जैसे आपने साइंटिस्ट जो है वो हायर किए, उसके ऊपर खर्चा वगैरह आ रहा है, वो उसमें आएगा। फी टू रजिस्टर अ लीगल राइट, पेटेंट करवाए हैं, कॉपीराइट्स लिए हैं, उस पर खर्चा हुआ है, वो आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई दूसरे इंटैंजिबल्स वगैरह या दूसरे एसेट्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं इसको डेवलप करने में, तो उन एसेट्स की अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन भी हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें ऐड कर रहे होंगे। इसके बाद IS 23 वाला पॉइंट हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आए थे कि अगर कोई लोन लिया है और ये क्वालिफाइंग एसेट है एज पर IS 23, तो इसकी फाइनेंस कॉस्ट भी क्या बनेगी? इसका पार्ट बन रही होगी। तो प्रीवियस आई गेस मैंने आपको ये बड़ा एम्फेसाइज किया था कि इसको ना लिख लीजिएगा, इसमें गलती आपने कोई नहीं करनी। फिर कौन कौन सी कॉस्ट इसमें से एक्सक्लूड होगी? तो रिमेंबर, जो आपकी सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट होगी, जो आपके जनरल ओवरहेड्स होंगे, वो इसमें नहीं आएंगे। मतलब मैनेजर्स की सैलरी हो गई, एडमिन कॉस्ट, ऑफिस रेंट, बिजली पानी, मार्केटिंग सेल्स की टीम हो गई, गार्ड की, पीएन की, ये इसमें नहीं आएंगे। फिर जो आपके इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस होते हैं,
वो सारा कुछ जो है वो इसमें नहीं आएगा। मतलब मशीन्स जो हैं वो लेके आए, मशीन चल ही नहीं रही, नई मशीन लेके आए हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन लेके आए हैं, वो चला गया, सड़ गई है। तो वो सड़ने का जो खर्चा है वो अब इसमें नहीं आएगा, इनिशियल लॉसेस वगैरह होते हैं, ये नॉर्मल लॉसेस हैं, बिकॉज़ आप प्लान्ड एफिशिएंसी के भी लेवल तक नहीं पहुँचे। उस पे जो खर्चे हो रहे हैं तो वो भी क्या होंगे, आपके एक्सपेंस आउट होंगे। उसके अलावा फिर आप स्टाफ की ट्रेनिंग पे खर्चा करते हैं, या हम स्टार्टिंग में पढ़े थे एम्प्लॉयी कॉस्ट जो है वो कभी भी कैपिटलाइज़ नहीं हो रही होती। एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो रही होती। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो यू कैन रीड इट, कि कौन सी कॉस्ट आएगी, ए वाली आएगी, बी वाली नहीं आएगी। ये क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद ऐसे एग्जांपल है ये वाली, कि अ कंपनी डेवलप्स अ न्यू इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल। रॉ मटेरियल यूज़ किया उसने 5 मिलियन का, ठीक है। आर एंड डी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं 3 मिलियन की। लीगल फ़ी उसने पे की है 5 मिलियन, 5 लाख की। अमोर्टाइजेशन ऑफ लाइसेंस जो उसने इस्तेमाल किया एक लाइसेंस इसको बनाने में 3 लाख का। ओवरहेड 4 मिलियन के, स्टाफ ट्रेनिंग 2 मिलियन की, प्रोडक्शन लॉस 6। तो ये उसने बताया, तो इसमें से ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये तीन जिसमें चीज़ें नहीं आएंगी। याद रखिएगा, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस होते हैं वो इसमें ऐड होते हैं, और बाकी चीज़ें एक्सपेंस आउट होते हैं। और ये सब कुछ कब ऐड होगा, जब पायलट आ जाएगा, मतलब जब डाकू आ गया, तो डाकू आने के बाद ही सारा कुछ जो है वो हम क्या करेंगे, में लेकर चल रहे हों। गॉट इट? उसके बाद छोटी सी डिस्कशन है, बट ये हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस की है, कि कौन कौन से इंटरनली जनरेटेड एसेट्स को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अभी हमने ये सारे इंटरनली एसेट्स को रिकॉर्ड किया है, बट कौन से ऐसे इंटरनली जनरेटेड एसेट्स हैं जिनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मना किया हुआ है, क्लियरली मना किया है। अब वो कौन से हैं? इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स, मैस्ट हेड, पब्लिशिंग टाइटल्स, कस्टमर लिस्ट, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसको हम नहीं कर सकते। क्यों? लॉजिक क्या है? बिकॉज़ ये आइटम जो हैं ये डेवलपमेंट बिजनेस को शो कर रही हैं, ये कोई सेपरेट आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं है, तो ये नहीं कर सकते, इसको नहीं रिकॉर्ड कर सकते। फिर इनके ऊपर कोई खर्चा हुआ है आपका, आप उसको भी नहीं मान सकते। एग्जाम्पल, आपने अपना एक ब्रांड बनाया हुआ है, उसके लिए आपने ओडू को इम्प्लीमेंट करवाया, सैप की इम्प्लीमेंटेशन करवाई है, आपने सीआरएम सॉफ्टवेयर्स लगाए हुए हैं, तो आप उसको नहीं मेजर कर सकते, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। फिर इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो है ये भी कभी भी आपका एसेट नहीं माना जाता। बिकॉज ये आपको तो खुद पता है, लेकिन क्यों नहीं माना था? बिकॉज सेपरेबल नहीं है, सेपरेबल नहीं है, दैट्स वाई। फिर रिमेंबर, रिमेंबर, अगर गुडविल खरीदोगे, अगर आप एसेट खरीदोगे तो गुडविल कैपिटलाइज होगी। अगर ये ब्रांड्स, मैस्ट हेड्स वगैरह आप खरीदोगे, तो फिर वो क्या होगी, आपकी कैपिटलाइज होगी। अपने खुद के बने हुए ब्रांड्स, खुद की ब्रांडिंग्स, खुद के मैस्ट हेड, ये जंग का जो टाइटल पेज है, किताब का टाइटल पेज है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डायरी पड़ी है, इसका टाइटल पेज है, और ये कहते हैं कि हमारा टाइटल पेज जिसने लिखना है, ये टाइटल की कीमत जो है वो 10 लाख रुपये है। अरे ये इन्होंने खुद बताई है, ये इनकी अपनी डेवलप्ड है, ये इसको कभी भी इस टाइटल को अपने एसेट नहीं रिकॉर्ड करेंगे। मैं इनके पास जाता हूँ और मैं ये खरीद लेता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे ये बेच दो, वो कहते हैं ठीक है, मैंने ये खरीदा। खरीदने पे जब एसेट्स की एक्विजिशन हुई, इसकी वैल्यू अगर 8 लाख है तो तब मेरा एसेट है, मैंने खरीदा, मेरे लिए एसेट है। इनका बनाया हुआ इनके लिए एसेट जो है वो नहीं होगा।
ठीक है जी। उसके अलावा अगर आप किसी भी सब्सिडरी को एक्वायर करते हैं और आपने अगर नेट एसेट से ज़्यादा पैसे पे किए हैं, मतलब आपने 500 लिया और 200 की चीज़ जो है वो आपने ली है, इफ़ दैट इज़ द डिफरेंस, इफ़ दैट इज़ द डिफरेंस, तो वो डिफरेंस को भी आप कभी भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वे वेरियस फैक्टर्स की वजह से डिफरेंस होते हैं। फेयर वैल्यू चेंजेस, ये सारा कुछ जाके पढ़ेंगे और ये सारा कुछ आपका किसका पार्ट है, कंसोलिडेशन का पार्ट है। फॉर एग्जांपल कंपनी की मार्केट वैल्यू जो 500 करोड़ की है, क्योंकि उसके आइडेंटिफाई से 300 करोड़ के हुए हैं। अब 200 करोड़ का डिफरेंस जो है वो कहीं चीज देखें तो हमारी वैल्यू बढ़ गई है। ये जो वैल्यू बढ़ गई है ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है, ये फेयर वैल्यू डिफरेंस अकाउंटिंग पॉलिसीज का एरर वगैरह होता है। तो ये चीज़ हम इसमें अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं। क्लियर है ये? तो इन चीज़ों को आपने कभी भी अपना एसेट के तौर के ऊपर रिकॉर्ड नहीं करना। बिल्डिंग ब्रांड, कस्टमर लिस्ट, इंटरनली जनरेटेड गुडविल्स, ये कभी भी आपके इसमें नहीं आ रही। हाँ भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसे ये सवाल है ताकिब लिमिटेड वाला। कहते हैं जी, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज relating to the cost incurred for each of the years ended 31 December 21 2030. Briefly comment on accounting fee. Sakib Limited began researching and developing an intangible asset. The following is a summary of cost that incurred R&D department incurred each year. 11 में 18 1 80, 12 में लाख, 13 में 80,000। द कॉस्ट लिस्टेड अबव वर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर, मतलब 180 इवनली है तो 12 पर डिवाइड करेंगे, हर महीने की आपकी कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। कहता जी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इन 2011, इसमें शामिल है एडमिन एक्सपेंसेस 60,000 के दैट आर नॉट कंसिडर्ड टू बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं थे। द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द ईयर वर डेडिकेटेड टू रिसर्च, 2 महीने रिसर्च के थे। डेवलपमेंट बिगेन फ्रॉम 1 मार्च बट इट वॉज अनएबल टू मेजर रिलायबली एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट टिल 31, तो 31 मार्च तक रिलायबल मेजरमेंट नहीं थी। ये कम अप्रैल से जो है वो क्या हुई है, वो रिलायबल मेजरमेंट जो है वो हो रही है। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं 2011 की बात करूँ, अगर 20x1 की अगर हम बात करें तो हम कितना खर्चा जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। साफ सीधी बात है, एडमिन एक्सपेंसेस जो हैं जो रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो वो कितने थे, 60,000 थे, वो इसमें नहीं आएंगे। तो वो 60,000 तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ये आ गया। फिर इसमें से रिसर्च एक्सपेंस है हमारे पास 2 महीने के, वो तो हमारे पास रिसर्च एक्सपेंस आ जाएंगे 2 महीने के। तो 180 हमारे पास है, 180 में से 60 हमने निकाल दिया, हमारे पास बचा 120। 120 को 12 पे डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 120 को 12 पे डिवाइड किया, 10 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया, 20,000। ये 20,000 हम एलोकेट करेंगे रिसर्च को, बिकॉज इवनली हो रहे हैं। उसके बाद 1 महीना रिसर्च के बाद हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ था, तो वो डेवलपमेंट एक्सपेंस भी आ जाएगा। अब हमारे कितने हैं, 120, 120 को 12 पे डिवाइड किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, 10,000। तो वो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस जो हम क्लेम नहीं कर पाएंगे वो कितने आ जाएंगे, हमारे पास 10,000 आ जाएंगे। ये हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग है वो एसेट पे जाएगा ना। अब देखें, हमारे पास था 180, 180 से 60 निकाल दिया, 20 निकाल दिया और 10 निकाल दिया, 60 20 10 कितना बना, 90 बना। तो 90 जो है वो क्या होगा, हमारा एसेट बन रहा होगा। तो अगर हम इसकी एंट्री पास करें, ये डेबिट है, क्रेडिट है, बैंक जो है वो हमारा 1,80,000 से हुआ क्रेडिट, और यहाँ पे जो हमारा इंटेंजिबल एसेट इंटरनली जनरेटेड है IS 38 से, वो क्या आ जाएगा, 90 का रिकॉर्ड हो रहा होगा। क्लियर है ये? फिर पॉइंट नंबर 2 पे देखते हैं, 2012 पे। कहता जी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इनकट 2012 आर द क्या है, administrative costs that are considered to be directly attributable to research and development process। ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, अभी आप कहेंगे जी आपने कहा था एडमिन कॉस्ट तो नहीं आएंगी, बट वो एडमिन कॉस्ट कभी भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होती थी।
ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, इसलिए जो है वो ये आएगी। ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, इसलिए ये आएगी। तो हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, 20,000 डेबिट हो जाएगा और बैंक जो है वो हमारा क्रेडिट हो रहा हो। उसके बाद यदि इस 80,000 की बात करें, इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इनकर्ड इन 2013 आर ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 30,000 दैट आर कंसिडर्ड टू बी डायरेक्टली attributed to research and development as in preparation for the completion of development process. Certain employees were trained on how to operate the project. अब ये ट्रेनिंग एक्सपेंस है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग है, एम्प्लॉयज़ को इस प्रोजेक्ट के लिए ही ट्रेन किया गया है। लेकिन इस चैप्टर के स्टार्ट में ही बता दिया था कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग जो है वो इसमें नहीं आएगी। तो आपने खर्चा कितना किया है, 80,000 का। इस 80,000 में से ये 30,000 जो है ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और 50 जो है वो क्या होगा, कैपिटलाइज। गॉट इट। और देखते हैं सवाल, ये सवाल देखते हैं इसके मुतालिक है हमारे पास हेनरी भाई साहब। कहता है जी, शो मूवमेंट एंड बैलेंस ऑफ नॉन करंट एसेट्स ऑफ हेनरी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2015, मतलब फिक्स एसेट स्केड्यूल बनवा रहा है। ड्यूरिंग 15 हेनरी वॉज हैज़ द फॉलोइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस। प्रोजेक्ट ए वॉज completed एट द एंड ऑफ 2014, ठीक है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ब्रॉट फॉरवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 2015 was 412500 on this project. Saving in the production cost arising from this project are first expected to arise in 2015। इसका जो बेनिफिट है वो हमें 2015 से आएगा। इन 2015 सेविंग एक्सपेक्टेड 1 लाख की होगी, उसके बाद 16 में 3 लाख की, एंड 17 में ये आपके पास आ रही। ठीक है। कैश फ्लोस, प्रोजेक्ट बी commence on 1st April 2015। Cost incurred during the year were rupees 56,000। In addition to these costs, a machine was purchased on 1st April 2015 for rupees 30,000 for the use on the project. The machine has a useful life of 5 years. At the end of 2015, there were still uncertainties surrounding the completion of project। आपने एक मशीन ली है, लेकिन अभी तक प्रोजेक्ट में अनसर्टेनिटीज़ हैं, आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। प्रोजेक्ट सी जो है हैड बीन स्टार्टेड इन 2014। द कॉस्ट रिलेटिंग टू दिस प्रोजेक्ट of rupees 36,700 had been written off. As at the end of 2014, there were still some uncertainties surrounding the completion of project. The uncertainties has been resolved now before a further 45,000 cost incurred during the year। इसने हमें पूरा सवाल जो है वो क्या किया है, बताया है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक हम अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा कर रहे हैं, हमने क्राइटेरिया पढ़ा है, कुछ खर्चे हमारे पूरे हो गए हैं, और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो हमारे कभी कंप्लीट नहीं हुए, जो हमारे अभी कंप्लीट नहीं हुए। तो इसकी मूवमेंट हमने रिकॉर्ड करनी है 31 दिसंबर 2015 में। तो हम बना रहे हैं मूवमेंट। तो हमारे पास पीपी बिकॉज एक मशीन भी ली है, और एक हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो हमारा क्या है, बेसिकली यू कैन से दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे इंटैंजिबल्स हैं। तो हम इसकी मूवमेंट बनाते हैं। हम यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, एक हम कॉलम बना लेते हैं आर एंड डी का। हम यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले कॉस्ट, बिकॉज उसने मूवमेंट किया, तो फिक्स एसेट स्केड्यूल जो आप IAS 16 में बनाते आए हैं वही इसमें आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे जी ऑन 1 जनवरी 20x5। देखिए मशीन तो साल के शुरू में नहीं है, मशीन हमने यकम अप्रैल को ली है, तो ये तुम्हारे पास नहीं आ रही। अच्छा, R&D पे आए, एक प्रोजेक्ट जो है वो 2014 के एंड पे कंप्लीट हुआ था, और 15 के स्टार्ट में 4/12 का है, पहली लाइन इसने लिखी है, तो हमारे पास ओपनिंग जो है वो 4/12/500 की आ गई है, कॉस्ट हो गई। इसके बाद हम इसमें करेंगे एडिशंस। एडिशंस कितनी हुई हैं इस साल, मशीन यहाँ पे ली थी हमने 30,000 रुपये की यकम अप्रैल को, हालांकि इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन हम क्या करेंगे 30,000 रुपये की यहाँ पर मशीन लिख देंगे। उसके बाद ये प्रोजेक्ट पे तो अनसर्टेनिटीज़ थी,
कुछ नहीं हुआ। जो इस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट के बेनिफिट्स जो है वो कैश फ्लोज में आ रहे हैं, उसको हम देखेंगे कैश फ्लो से क्या करना है, बट अभी तो इसमें हम यहाँ पे अकाउंट फॉर नहीं कर रहे, वो हम अमोर्टाइजेशन में जाकर चेक। अच्छा जी, इसमें देखते हैं, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो ये रिसर्च के फेज में एक्सपेंस आउट हो जाएगा। सी स्टार्ट हुआ 14 में था, कॉस्ट उसकी 37,700 थी, राइट ऑफ कर दी हमने, खर्चा कर दिया। अनसर्टेनिटीज़ थी, लेकिन वो अनसर्टेनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं और अब हमने फर्दर खर्चा किया 45,000 का, मतलब सारा कुछ रिमूव हो गया। अब हम उस पे डेवलपमेंट के फेज़ में आ गए हैं, तो 45,000 हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसमें कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगी इसकी कॉस्ट ऑन 31 दिसंबर 20x5। ये हो जाएगी जी हमारे पास 30,000, और ये हो जाएगी 4,12,500 जमा 45। कितना बनता है, 4 12 45, 457 500। ये आ गया जी हमारे पास 457 500, ये हमारे पास आ गया। ये हो गई जी एसेट्स की मूवमेंट। अब इसके बाद हम लिखेंगे इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसकी लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या हम लिखेंगे इसकी एक्यूमुलेटेड पेमेंट। तो हम यहाँ पे ले लेंगे ऑन 1 जनवरी 20x, कुछ भी नहीं था। फिर हम यहाँ पे निकालेंगे फॉर द ईयर, यहाँ पे हम निकालेंगे फॉर द ईयर। फॉर द ईयर जो है वो क्या करते हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। मशीन की बात करें, ये वाली 30,000 की हमने मशीन ली थी, और कहता है जी मशीन की यूज़फुल लाइफ 5 ईयर्स है। 5 पे डिवाइड किया, और ये हमने अप्रैल में ली। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 पे मल्टीप्लाई किया, तो 9/12 किया, तो 30 को 5 पे डिवाइड किया, 6 को 9/12 किया, 45। इसकी तो आ रही है कि डेप्रिसिएशन 4500। अब इसकी हमने निकालनी है अमोर्टाइजेशन, और इसकी अमोर्टाइजेशन निकलेगी वो सम ऑफ ईयर यूज मेथड पे। अब आप देखें, अब आप देखें कि इसके बेनिफिट्स हमें कितने मिल रहे हैं। उसने कहा है 1,00,000 रुपया इस साल सेव हो रहा है, 1,00,000 रुपये, 3,00,000 रुपया अगले साल सेव हो रहा है, ये यूजेज मेथड इस पे अप्लाई हो रहा है, और 2,00,000 रुपया उससे अगले साल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लाख जमा तीन, ओहो उल्टा कर दिया, ये आ गया हमारे पास। टोटल कितना बना, लाख जमा 3 4 और जमा 6, ये है हमें टोटल मिलेगा 6 लाख। अब हमने इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है यूजेज के ऊपर। तो हमारे पास एसओडी कॉस्ट क्या है, 412,500। इस साल हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, इस साल बेनिफिट हो रहा है 1 लाख का। टोटल बेनिफिट्स हमें कितने मिलने हैं ओवर द ईयर, 6 लाख के। तो 4 12 500 को अगर आप डिवाइड करें 6 लाख पे, और मल्टीप्लाई करें आप उसको 1 लाख से, तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, 68,750। तो ये आपके पास आ गई इसकी अमोर्टाइजेशन, 68,750। आपके पास यहाँ पे आ रहेगा ऑन 31 दिसंबर 20x5। सॉरी, ब्रैकेट लगा दी है, ब्रैकेट यहाँ नहीं लगाते होते हैं, फिर हम वो लिखेंगे, ये आ जाएगी 68,750। अब हम यहाँ लिख लेंगे कैरिंग अमाउंट, यहाँ पे हम क्या गिवन कर देंगे, कैरिंग अमाउंट 31 को, कैरिंग अमाउंट तो यकम जनवरी 15 को। ये कैरिंग अमाउंट नहीं थी, ये कैरिंग अमाउंट ओपनिंग 4 12 500 थी। अब 30 में से 45 चला गया, तो ये बन गई हमारे पास 30,500, और 457 में से अगर हमने 68,750 निकाल दिया, क्या बचा, ये हमारे पास आ गया 3,88,750। ये सवाल था हमारा,
इस तरह से हमने इसकी मूवमेंट जो है करनी। और चूँकि ये हमारा बी अभी हुआ ही नहीं है, तो ये हमारा सारा क्या होगा, एक्सपेंस आउट हो रहा हो। तो सवाल समझ आया? अब चलते हैं वापस।